बच्चों, बायोलॉजी सीरीज में हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था कि साइंस क्या है। फिर साइंस का मैंने डेफिनेशन बताया, उसकी ब्रांचेस बताया और उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजी क्या है। अब बायोलॉजी की वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि बायोलॉजी का मतलब होता है जिंदा चीजों की स्टडी करना। ये आपको पता है कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज बायोलॉजी। सिंपल सा लॉजिक है। बायोलॉजी में बायो इस शब्द का मीनिंग था जिंदा, और लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई करना। मतलब जिंदा चीजों की पढ़ाई करने को बायोलॉजी बोलते हैं, मैं बता चुका हूं। फिर उसके बाद में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर आपको किसी चीज को जिंदा कहना है तो जिंदा चीज के मतलब किसी को अगर आपको जिंदा कहना है तो उसके अंदर कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होने चाहिए। मतलब अगर आप लिविंग हो, अगर आप जिंदा हो तो आपके अंदर चार बातें होनी चाहिए, और वो चार बातें कंपलसरी होनी ही चाहिए। अगर वो चार बातें आपके अंदर है तभी आप जिंदा हो। तो उसमें से पहला क्या था, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था कि पहली प्रॉपर्टी थी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके अंदर सेल होना चाहिए, आप सेल से बने हुए रहना चाहिए। उसके बाद में उस सेल के अंदर बच्चों मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। उसके बाद में उस सेल की ग्रोथ होनी चाहिए, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और जिंदा को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा बाहर के एनवायरनमेंट को, तो कॉन्शियसनेस होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि सर आप इतने फास्ट में क्यों बता दे रहे, तो मैं इन विषयों पर दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैं उसकी आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आपने पहले वो देख लेना, क्योंकि तीसरा वीडियो होने वाला है इस सीरीज का। तो चलिए, इसमें से पहली जो कंडीशन है कि अगर आप जिंदा हो तो आप किसके बने हुए रहना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आते हैं सेल के ऊपर। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल सेल के दे देता हूं, क्योंकि जिंदा होने की, जैसे अगर आप जिंदा है तो आप किसके बने हुए रहना चाहिए, अभी मैंने कहा सेल से बने हुए रहना चाहिए, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो ये सेल है क्या, कहां से आया, किसने देखा, तो चलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी हम जानते हैं। तो बच्चों बात है 1665 की। ओके, बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। ओके, इन्होंने एक क्वेरकस ट्री का, पेड़ का एक टुकड़ा लिया, एक कॉर्क लिया। ओके, इन्होंने कॉर्क लिया, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्होंने क्या पाया उसके अंदर, उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ ऐसा साइक्लोहेक्सेन जैसा स्ट्रक्चर देखा। तो उन्होंने उसको नाम भी दिया था हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, शहद की मक्खियां जिस छत्ते में रहती है तो उस छत्ते जैसा स्ट्रक्चर। ओके, और इसको उन्होंने पहली बार नाम दिया, याद रखना, इसको उन्होंने पहली बार नाम दिया सेल्यूला। क्या नाम दिया, सेल्यूला, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सेल्यूला इस शब्द का मीनिंग होता है छोटा सा कमरा, स्मॉल रूम। और फिर तब कहीं जाके उस सेल्यूला से बाद में शब्द आया सेल। तो ये इतना बेसिक है कि भाई सेल शब्द आया कहां से, तो सेल शब्द की उत्पत्ति यहां से हुई। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फिर बाद में बताया जाता है कि सेल के अंदर कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि सेल अगर किसी चीज को आपको कहना है तो उसमें कितनी चीजें होना चाहिए, आइए जानते हैं। बच्चों, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, हम सेल के बने हैं, तो सेल में एटलीस्ट कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सेल में सबसे पहले ये जो मैंने बाहर मेम्ब्रेन निकाली है, ये वाली, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन, अल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किसी भी सेल में एट लिस्ट सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होनी ही चाहिए, और उसके बाद में इसके अंदर होना चाहिए ढेर सारा पानी या फ्लूइड। फ्लूइड को बायोलॉजी में कहते हैं प्लाज्म,
और सेल को कहा जाता है साइटो, मतलब दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है साइटोप्लाज्म। लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है कि सर आपने तो न्यूक्लियस क्यों नहीं निकाला, न्यूक्लियस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, पर सेल को जिंदा रखने के लिए न्यूक्लियस नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सेल को जिंदा अगर रखना है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि एक बात मैं एग्जांपल के तौर पे दे देता हूं, हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट सेल है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल आरबीसी है, जो राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप होते हैं। उसके अंदर तो सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। आरबीसी एक लौता सेल है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ भी नहीं होता। उसमें न्यूक्लियस नहीं, गोल्जी नहीं, ईआर नहीं, लाइसोसोम्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, वैक्यूल्स नहीं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, फिर भी तो जिंदा है। इसका मतलब जिंदा रहने के लिए आपके पास में सबसे पहले क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म, और बाहर क्या चाहिए? सेल मेम्ब्रेन। इसलिए आपने ये चीज याद रखना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर ये खुद कहता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन सेलुलर अरीना फॉर द एक्टिविटीज। मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको सेल का बनना पड़ेगा, तो ये सेल है। फिर मैंने दूसरी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला था कि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, मतलब सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यही वो साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर सारी के सारी मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन। जैसे मान के चलिए साइटोप्लाज्म के अंदर जब आप खाना खाते हैं तो सेल के अंदर क्या आता है? ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को तोड़कर आपको पायरुविक एसिड बनाना है, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है, इस रिएक्शन को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में। और ग्लाइकोलाइसिस की वजह से ही मिनिमम एटलीस्ट 2 एटीपी बनते हैं, 2 नेट एटीपी बनते हैं। समझ आ रहा है आपको? 4 बनते हैं मगर 2 खर्च हो जाते हैं, तो 2 नेट एटीपी बचते हैं आपके पास में। और ये एटीपी की वजह से, ये एटीपी आपकी क्या है? एनर्जी करेंसी। इसे आप खर्च करते हो आपकी बॉडी को जिंदा रखने के लिए। जैसे मान लीजिए आप दुकान पर गए, दुकान पे आपने कुछ सामान खरीदा, तो काउंटर पे आपको उस सामान के बदले में पैसे देना पड़ते। तो वैसे ही अगर आपको जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए आपको एटीपी खर्च करना पड़ती है। एटीपी आपका एनर्जी करेंसी है, मतलब चलना, खाना, पीना, बोलना, सोना, ख्वाब देखना। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके बॉडी को एटीपी खर्च करना पड़ेगा, और अगर एटीपी बनना बंद हो जाएगा तो याद रखना हम भी मर जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऐसे जितने भी रिएक्शन से साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंड दैट्स व्हाई साइटोप्लाज्म एक लौती जगह है जिसकी वजह से हम कौन सी स्टेट मेंटेन करते हैं? लिविंग स्टेट, जिंदा। तो सेल जिंदा न्यूक्लियस की वजह से नहीं होता, सेल जिंदा होता है साइटोप्लाज्म की वजह से। तो 2 चीजें चाहिए सेल को जिंदा रखने के लिए, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। बाकी की चीजें तो सिर्फ एसेसरी है और एक्स्ट्रा की है, वो बस आपके काम को आसान करने के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इससे हमको एक और चीज सीखने को मिलती। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जिस पृथ्वी पर, जिस ग्रह पे हम रहते हैं उसका नाम है अर्थ। अर्थ पे हम सारे के सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म लाखों है, और लाखों लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने कितने किंगडम में बांटा था? 5 किंगडम में। और 5 किंगडम के बारे में किसने बताया था? 1969 में कौन आया था? R.H. विटेकर। इन्होंने बताया था कि भाई पृथ्वी पर 5 किंगडम है। पहला किंगडम आपको पता है? पहला किंगडम कौन सा है? सभी बच्चों को मैंने पहले बताया। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा किंगडम है प्लांटी, और 5वां किंगडम है एनिमेलिया। मोनेरा में कौन आता है? मैं बता चुका हूं, मोनेरा के मेंबर्स को बैक्टीरिया कहते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आता है? वही बचपन से आप जो पढ़ रहे, अमीबा आ गया, यूग्लिना आ गया, पैरामेशियम आ गया, उसके बाद में सारे प्रोटोजोआ आ गए। ये सब किसके मेंबर है? प्रोटिस्टा के मेंबर है। सभी फंजाई जितने भी है, जैसे ब्रेड के ऊपर होती है राइजोपस फंगस, ये हमको कभी खुजली की प्रॉब्लम जो हो जाती है वो भी फंगल इन्फेक्शन है। या फिर जो भी हम वेज में मशरूम्स वगैरह खाने की कोशिश करते हैं, जब हम मशरूम वगैरह खाते हैं तो मशरूम भी क्या है? फंगस ही है। उसके बाद में दुनिया के सभी पेड़, जितने भी पेड़ आ गए, आम का पेड़, नीम का पेड़, जाम, हर्ब, श्रब, सारे के सारे किंगडम प्लांटी के मेंबर है। और बाकी जितने भी इस दुनिया में जानवर है, एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, और भी बाकी के सारे, ये सब कुछ क्या है? एनिमल। तो प्यारे बच्चों, आपके नजर के सामने है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है। मतलब
इन सभी को लिविंग कहा गया है। क्या कहा गया है? लिविंग। मगर और भी कुछ चीजें हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मेरे मन में एक सवाल आया, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, 5 किंगडम में किंगडम वायरसेस नाम का कोई किंगडम क्यों नहीं है?